क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉनकेव लेंस of focal length 10 centimeter each separated by a distance of 50 centimeter in air as shown in figure. An object at a distance of 15 centimeter from the mirror, its erect image बनती है, formed by this combination has magnification of m1. When the setup is kept in a medium of refractive index 7/6, the magnification becomes m2. Find the magnitude m2 by m1. Find the magnitude m2 by m1. तो मैं ये जानता हूं कि एक मिरर, एक लेंस या दो लेंस, दो से ज्यादा लेंस, यदि एक से ज्यादा ऑप्टिकल डिवाइस से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो फाइनल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो m1 m2 m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन के बराबर होता है। तो ये टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन। तो यदि मैं इनिशियल बात करूं कि जब एयर में बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा इन एयर, सो मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर, मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर इन एयर इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इन एयर, ये हुआ हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन दैट इज m1। और यदि हम बात करें m2 की, m1 by m2, तो m2 आ जाएगा आपके पास मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर इन दैट लिक्विड, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इन मीडियम। अब हम जानते हैं ये बात कि लिक्विड में रखने पर, यदि इसको सबको लिक्विड में डुबो दिया जाएगा तो मिरर से बनने वाली इमेज पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज सिंपल सी बात है कि पूरा सब कुछ ही जब मीडियम में आ रहा है, दूसरे मीडियम में, तो इसके ना तो फोकल लेंथ पे कोई असर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मिरर के लिए u, v, f सब बराबर हैं। इसका मतलब मैग्निफिकेशन चाहे हम एयर में निकालें मिरर की वजह से, चाहे हम मैग्निफिकेशन इमेज का मिरर की वजह से निकालें दूसरे मीडियम में, वो बराबर आने वाला है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं आपस में कैंसिल आउट होने वाली हैं, ये दोनों टर्म जो हैं कैंसिल आउट होने वाली हैं। यानी बेसिकली हमें लेंस का जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है लेंस की वजह से एयर में, और लेंस की वजह से मैग्निफिकेशन है मीडियम में, उनका रेशियो ही निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास v by u, यानी कि पहले वाले केस में v by u इन एयर डिवाइडेड बाय v इन मीडियम बाय u इन मीडियम। अब देखिए क्या हो रहा होगा, चलो निकाल ही लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं मिरर के लिए लगा रहा हूं 1 अपॉन v माइनस प्लस 1 अपॉन u विच इज 15। इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, इज इक्वल टू 1 अपॉन f। फोकल लेंथ आप लेंगे यहाँ पे 10 के बराबर, ये इधर जाएगा आपके पास बन जाएगा -1/15। 15 10 5 150 सो v की वैल्यू आपको मिल जाती है 30 के बराबर। तो इमेज रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब ऐसे बन रही होगी इस तरीके से, और इमेज यहां से जो है 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, इसका मतलब यहां से बन रही है ये 20 सेंटीमीटर दूर, और 20 सेंटीमीटर 2f के बराबर है, तो यहां से भी 2f डिस्टेंस पर ही इमेज बन रही होगी। तो ये डिस्टेंस है 2f के बराबर विच इज 20, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 2f, और हम जानते हैं कि जो साइज इसका है वही साइज इसका है, और इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और ये हमेशा रहेगा 20 के बराबर, चाहे हम किसी मीडियम में बात करें, चाहे हम बात करें एयर में, बिकॉज ये इमेज बनी है मिरर से। तो मिरर से जो डिस्टेंस है 30 हमेशा रहने वाली है, चाहे हम मीडियम में बात करें चाहे एयर में बात करें, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 20 रहने वाली है, चाहे हम मीडियम में बात करें चाहे हम बात करें किसी उसमें मीडियम में बात करें चाहे हम बात करें एयर में। तो u एयर लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और दोनों केसेस में बराबर होने वाला है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं v एयर इमेज लेंस से बनने वाली एयर में और इमेज बनने वाली मीडियम में, ये रेशियो हमें निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हम ये बात भी जान गए कि
इमेज, ये ऑब्जेक्ट हमेशा 2f डिस्टेंस पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि एयर में तो है, एयर में इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 2f हो जाता है, तो इसको भी हम 2f लिख देते हैं। लेकिन जब मीडियम में जाएंगे तो इसका फोकल लेंथ बदल जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2f नहीं होगी। तो मैं ये समझ गया कि एयर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, बट इस वाले केस में जब मीडियम आ जाता है तो इमेज कहीं और बन रही है, तो हमें वो वाला केस सॉल्व करना है बस। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इस लेंस के लिए लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 10 के बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था, बाहर थी एयर, तो यहां से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूं। मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/10 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज 2/r। तो r की वैल्यू आपको मिल जाती है 10 के बराबर। अब मैं इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता हूँ कितना होगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/6, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू इज 3/2 डिवाइडेड बाय 7/6 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 which is 2/r, 2/r which is 10, so it's 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 6/7, तो उससे चला गया 3 और माइनस 1 और आ जाएगा आपके पास 1/5, so you will get 9/7, 9/7, 2/7, 2/7, 2/35, so f is equal to 35/2। तो यहाँ से इमेज निकाल लीजिए 1/v minus 1/u is equals to 1/f। So 1/v minus 1/u is minus 20 is equals to 1/f which is 2/35। तो ये आपके पास इधर जाके माइनस बन जाएगा minus 1/20 और आपको यहां से मिल जाता है 140 LCM। सो 4 दूनी 8, 20, 7, 7, 1/140, तो v की वैल्यू आपको मिल जाती है 140 के बराबर। तो आप यहाँ पे 140 लिख देंगे अपॉन 140। m1/m2 पूछा है, m2/m1 पूछा है, मैंने m1/m2 निकाल लिया है। सो m2/m1 आपको यहाँ पे मिल जाता है इज इक्वल टू 140/20, 0 से 0 आपको मिल जाता है आंसर 7 के बराबर। तो 7 जो है हमारा आंसर जो है हमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इस वाली प्रोसेस को अपने दिमाग में ही सॉल्व करता, मतलब मुझे तो समझाना पड़ा यहाँ पे, लेकिन यदि आप इसको अपने दिमाग में ही सोच लें कि यार इस मैग्निफिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और इस मैग्निफिकेशन को मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि जो इमेज का डिस्टेंस है एयर वाले केस में और इमेज का डिस्टेंस है मीडियम वाले केस में, उसके रेशियो के बराबर ही होगा, तो हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं काफी कम समय में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सबके सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों, जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है,
ठीक है। तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT जेईई का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। साल यहाँ पे नहीं लिखा है और सवाल ऐसा लग रहा है देखने से कि ये होने वाला है सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स का, लेकिन ये सवाल है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का और उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा गया है फ्लूइड मैकेनिक्स से। देखिए सवाल क्या कहता है, बीकर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू अ हाइट h हाइट तक पानी भर दिया है। On the left, the beaker is kept on horizontal table, rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and the circumference of the beaker is a small h. तो हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि ये जो लेवल है इस सेंटर वाले पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h के बराबर होता है और स्मॉल h का फॉर्मूला भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिराइव कर चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर हमें मिलता है। कैसे आता है, कोई भी आप एक एलिमेंट लेके कह सकते हैं कि इस एलिमेंट के इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसका मतलब एक आइडियल फ्लूइड है, जितने भी फोर्सेस हैं वो इस नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहे होंगे इस सरफेस के। तो वहां से ये कंडीशन आती है और h की वैल्यू मिल जाती है आपको ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर। कहा गया है कि ये h की वैल्यू जो है ये बीकर की हाइट से यानी कि वाटर लेवल से बहुत ज्यादा कम है और ये रेडियस से भी बहुत ज्यादा कम है। जो इस बीकर का रेडियस है स्मॉल r, इससे भी ये बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब स्मॉल h इज ए स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी है काफी। इसका मतलब ओमेगा जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है। यहां से समझ में आ रहा है कि ओमेगा काफी छोटा है। As shown in figure on the right, take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature r. मानते हुए कि ये जो सरफेस है इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R के बराबर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R के बराबर है। तो क्या बताना है हमें क्या बताना है, which of the following is R correct। तो हमें चारों ऑप्शंस में से पहचानना है कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन में कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल h और स्मॉल r और h के टर्म्स में बताई गई है, h r और h के टर्म्स में, h और r के टर्म्स में। दूसरे ऑप्शन में r और h के टर्म्स में। अपेरेंट डेप्थ पूछी गई है कि बॉटम जो है वो कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा और वही बी पार्ट में आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कोई एक सही होने वाला है और इनमें से भी कोई एक सही होने वाला है। तो चलिए निकालते हैं कैपिटल R को। तो ये बात हमें समझ में आती है कि ये जो कर्व है किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, किसी सर्कल का पार्ट होगा कह सकते हैं 2D में, और उस सर्कल का रेडियस है कैपिटल R के बराबर। ये वाली जो डिस्टेंस है इसका रेडियस है बीकर का वो स्मॉल r के बराबर है। तो पहले आप टर्म्स याद कीजिए, किन टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, r निकालना है h और स्मॉल r में। तो स्मॉल h और स्मॉल r से रिलेटेड क्वांटिटी और मैं कैपिटल R से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो स्मॉल r हो गया ये वाली चीज। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, ये सेंटर हो गया हमारा, तो एक लाइन बना दीजिए ऐसे, लाइन बना दीजिए ऐसे और एक ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे, ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे। इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल r के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल R है, ये स्मॉल h है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R माइनस h, सो इट विल बी R माइनस h, ये हो जाता है।
तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है विच इज कैपिटल आर, ये फॉलो करेंगे रिलेशन कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको मिल जाता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस एच का होल स्क्वायर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली बात बता सकता हूं कि इस ट्रायंगल में दिस इज कैपिटल आर, दिस इज आर माइनस एच एंड दिस इज स्मॉल आर। सॉल्व करिए इसे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2rh, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहां से मिल जाएगा, इसको इधर ले जाइए, सो 2 टाइम्स r इंटू एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाती है आपको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब आप यहां पे एक चीज और देखिए कि ये क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 2h, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हमसे एक बात और कही गई है क्वेश्चन में कि स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाला जो टर्म है उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसके कंपैरिजन में। तो कैपिटल R को ये भी लिखा जा सकता है दैट आर स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2h। तो ये भी हमें ऑप्शन में चेक करना है, क्या ये ऑप्शन में है, r इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h। 3 लगा दिया है यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2h होता तो वो ऑप्शन भी हम सही कर सकते थे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में लिबर्टी दी हुई है कि यार ये वाला चीज जो है आप मान लीजिए और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आर ये भी है हमारे पास, ये भी है। अब हमसे पूछा गया है कि अपेरेंट डेप्थ कितनी है, अपेरेंट डेप्थ कितनी है। अपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है इस बॉटम पर और इस बॉटम पॉइंट ये कर्व्ड बाउंड्री से, यहां मान लीजिए हमारी आंख यहां पर है। अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि जो यहां से लाइट की रेज यहां पहुंच रही है वो उसका इमेज कहां बन रहा है, इस पॉइंट का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है, इसके लिए तो मैं वो सॉल्व कर सकता हूं कि एक कर्व्ड बाउंड्री है, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड बाउंड्री के लिए फॉर्मूला होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले के तहत। तो यहां से आपको बीकर में थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं जिससे आपको फैमिलियर लगे इंटरफेस। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। ये मैं पॉइंट मान लेता हूं, यहां बॉटम पर पॉइंट है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है हमें, तो यहां तक डिस्टेंस पता है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कैपिटल H मान सकता हूं बिकॉज ये स्मॉल h तो बहुत छोटा है, स्मॉल h बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं इसको कैपिटल H के बराबर अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूं बिकॉज ये दिया भी हुआ है, स्मॉल h इज मच मच लेस। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कैपिटल H मानूंगा, दिस इज कैपिटल H। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है, जो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है r²/2h, और इमेज जो है इसका जहां बनेगा, इसका इमेज जहां भी बनेगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहां, तो यही डिस्टेंस जो है हो जाएगी इसकी अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी। यही तो मतलब है, यहां से कितना ये डेप्थ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है इस सेंटर से। तो मान लीजिए इसकी इमेज बन रही है v डिस्टेंस पर, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वाटर का 4/3, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूं कि लाइट की रे यहां से निकल के उस मीडियम में जाती है, तो लिखूंगा 1/v, v इमेज का डिस्टेंस v के बराबर मान लेता, इज माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय u which is -h is equal to n2 - n1 divided by r। r की वैल्यू मैं लिखूंगा स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इस पूरे आंसर में कहीं भी कैपिटल R का नाम नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है कैपिटल R का, सो आई हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ कैपिटल R विद सम अदर नोन वैल्यूज। तो यहां से आप h है हमारे पास, यहाँ पे ओमेगा भी आ रहा है, स्मॉल h भी नहीं है, तो स्मॉल h को भी रिप्लेस करना होगा उस रिलेशन से। तो चलिए करते भी हैं इसको। सो 1/v
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3h इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u, u नेगेटिव है ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, r पॉजिटिव है ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस में माइनस 2/3 h अपॉन r स्क्वायर, h को लिख सकता हूं मैं ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3g, ओमेगा स्क्वायर बाई 3g। अब इस वाली टर्म को भी इधर ले जाएगी तो मिलता है आपको 1/v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3h, और यहां मिल जाएगा प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3g। अब देखिए यहाँ पे सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, जो एक्सपेक्टेड ही था। v की वैल्यू यहां से लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज, तो इसका मतलब ये v की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, बट हमें सिर्फ अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, बेसिकली हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाऊंगा और इस माइनस को हटा दूंगा, so I will get 1/v is equal to 1/v is equals to 4/3h, 4/3h, इसको मैं अपेरेंट हाइट कह सकता हूँ, hf कह सकता हूँ, अपेरेंट डेप्थ सॉरी df, 1/df कह सकता हूँ इसे, 1/df is equals to 4/3h plus omega square by 3g, omega square by 3g। देखिए आंसर मैच हो रहा है क्या? आंसर मैच नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफिकेशन और किया है, वो हम भी कर सकते हैं। क्या करें, यहां से आप कॉमन ले लीजिए 4/3 कॉमन ले लीजिए 4/3, और क्या कर सकते हैं, h भी कॉमन ले लीजिए, 4/3h, स्मॉल h कहां से आया, स्मॉल h एक कैपिटल h, सो 4/3 पहले कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा 4/3, यहां मिलेगा 1/h, और यहां मिलेगा आपको प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 तो निकाल ही लिया, 4 से आ जाएगा 4g। अब आप क्या करिए यहाँ पे 1/df, आप यहां से h को भी कॉमन ले लीजिए, h को कॉमन निकलेंगे तो यहां से हम h को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और नीचे हमें उसे डिवाइड करना होगा, बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं। तो नीचे रह जाएगा h 4/3h, और ये वाला h मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4g। अब थोड़ा सा जाना पहचाना एक्सप्रेशन लग रहा है, इसको आप फ्लिप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1/d अपेरेंट इज इक्वल टू 3h/4, और ये पावर जो है -1 बन जाएगी, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4g रेज़ टू द पावर -1। तो ये हमें मिल जाता है अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन 3h/4, 3h/4 इसमें नहीं आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4g, तो डी ऑप्शन हमें मैच हो रहा है, तो ए और डी हमारे आंसर सही हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है एडवांस 2019 में आपसे पूछा गया था, एडवांस 19 में काफी सवाल आए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं सवाल। A monochromatic light is incident from air on refracting surface of a prism of angle 75 degree। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, एपेक्स एंगल है, 75 डिग्री के बराबर दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √3 है। The other refracting surface of the prism is coated by a thin film of refractive index n as shown in figure। ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। The light suffers total internal reflection at the coated prism surface for incident angle theta less than 60 degree। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होती है, 60 या 60 से कम, तो इस वाली सरफेस पर, इस वाले इंटरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें यही बताना है कि n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है। n स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, यदि 60 से कम एंगल बनाने पर वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 से कम होने पर यहाँ पे TIR हो रहा है। तो चलिए पहले रे डायग्राम बनाते हैं, और रे डायग्राम बनाने से पहले डायग्राम फिर से बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक फेस बना दीजिए ऐसे, एक फेस बना दीजिए ऐसे, एंगल 90 हो जाएगा ये, तो इसको 75 बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। दिस एंगल इज 75 डिग्री। ये आपके पास मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n के बराबर। ओके,
लाइट यहां पर आकर इंसिडेंट होती है, लाइट यहां पे मान लेता हूं इंसिडेंट हो रही है, एंगल थीटा के बराबर है, इसका नॉर्मल हुआ ये वाला, ये नॉर्मल है, अंडू नहीं हो सकता क्या, इसको अलग कलर से बनाते हैं जिससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। ये हमारा हुआ नॉर्मल N1। तो लाइट आकर गिरती है, यहां पर लाइट आकर गिरती है और एंगल बनाती है नॉर्मल से थीटा के बराबर, दिस एंगल इज थीटा, और ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये बात सब जानते हैं। तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है ये, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और लाइट आकर गिरती है कुछ इस तरीके से, मैं मान लेता हूं ऐसे लाइट आकर गिरती है। ये एंगल जो है हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r के बराबर। इस पॉइंट पर आप नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हुआ इसका नॉर्मल N2, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। इस एंगल को कह सकता हूं, ये एंगल जो है, दिस एंगल लेट्स कॉल दिस r डैश, और ये ग्रेटर देन c है हमारे पास। अब देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये r है तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस r, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 90 माइनस r डैश। तो ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो आई विल राइट 90 माइनस r प्लस 90 माइनस r डैश प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 खत्म हो गया, तो मिला आपको r प्लस r डैश इज इक्वल टू 75 डिग्री, r प्लस r डैश इज इक्वल टू 75 डिग्री, और हम जानते हैं कि r डैश जो है वो ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और हम ये भी जानते हैं कि थीटा की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, थीटा की वैल्यू मान लीजिए हम बढ़ाते हैं तो होगा क्या, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज म्यू साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी, और इन दोनों का समीशन कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू बढ़ गई तो आर डैश की वैल्यू कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 60 डिग्री, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 60 डिग्री, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां पे हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, थीटा की आर की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही होगी, और हमें आर डैश की मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, और आर डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिसपे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, वो है क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं यदि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो आर डैश जो है उसकी वैल्यू सी के बराबर हो जाती है। तो मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ, दैट आर डैश इज इक्वल टू सी एंड थीटा मैक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज थीटा की वैल्यू हमेशा 60 से कम है तो मैक्सिमम वैल्यू 60 हो जाएगी। तो एक यहाँ पे आप लगा दीजिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, साइन आर। तो ये आपको मिल जाएगा साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता है, साइन आर की वैल्यू मिल जाती है आपको 1/2 के बराबर, और आर की वैल्यू मिल जाती है आपको 30 डिग्री के बराबर। सो आर वी गेट 30, और हम जानते हैं आर प्लस सी, आर डैश की वैल्यू सी है तो आर प्लस सी जो है किसके बराबर है हमारे पास 75 के बराबर है। तो यहां से मिल जाएगा 75, सो सी की वैल्यू आपको मिल जाती है 75 माइनस आर विच इज 30 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा √3 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन 90, तभी तो TIR होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 90, तो यहाँ से ये बन जाएगा n की वैल्यू आपको मिल जाती है √3/2। तो हमसे पूछा गया है वैल्यू n स्क्वायर का, n स्क्वायर का है, n स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो n स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है 3/2 के बराबर विच इज 1.5। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 1.5 के बराबर
1.5 के बराबर। देख सकते हैं सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी से किया जा सकता था। यदि हम यहाँ पे एकदम लिमिटिंग केस ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पर आपको r डैश की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।